हर साल जब सरकार बजट पेश करती है तो हमारे सामने बड़े बड़े नंबरों की एक बौछार होती है। लाखों करोड़ की बातें होती हैं जो अक्सर समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर क्या हो अगर हम इन भारी भरकम आंकड़ों को एक सीधी साधी कहानी में बदल दें। तो चलिए आज भारत सरकार के इस पूरे बजट को बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस नंबर को देखिए। यह है 53,47,315 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये सरकार का इस साल का कुल अनुमानित खर्चा है। ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे हमें अंदाजा लगता है कि देश को चलाने का स्केल असल में कितना बड़ा होता है। तो चलिए अब इस बजट की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम ये देखें कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, ये समझना जरूरी है कि जिस डॉक्यूमेंट पर यह सारी जानकारी आधारित है वो आखिर है क्या। देखिए, हम जिस डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, सरकार उसे बजट का सार कहती है और इसका मकसद ही यही है कि देश के इतने बड़े फाइनेंशियल प्लान को एक आसान से फॉर्मेट में पेश किया जाए ताकि हर कोई इसे समझ सके। असल में वित्त मंत्रालय खुद ये कहता है कि इस दस्तावेज का एक ही उद्देश्य है, जो जटिल फाइनेंशियल डेटा है उसे सबके लिए आसान बनाना। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। सरकार के पास ही सारा पैसा आता कहां से है? अगर हम पूरे देश को एक बहुत बड़ा बटुआ मान लें तो सवाल यह है कि इस बटुए में पैसे आ कहां से रहे हैं। सरकार की कमाई के हर एक रुपए की कहानी इस चार्ट में छुपी है। यहां साफ साफ दिख रहा है कि सबसे बड़े हिस्से कहां से आ रहे हैं। एक तो है उधारी यानी कर्ज और बाकी है अलग अलग तरह के टैक्स। चलिए इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं। देखिए, 24% पैसा आता है उधारी से जो सरकार कर्ज लेती है, 21% आता है इनकम टैक्स से जो लोगों की आमदनी पर लगता है, फिर है 18% कॉरपोरेशन टैक्स जो कंपनियों के मुनाफे पर लगता है और करीब 15% जीएसटी से आता है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि पैसा आता कहां से है। अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं। ये सारा पैसा आखिर खर्च कहां होता है, चलिए समझते हैं। अब जरा खर्च की कहानी देखिए। सरकार के हर एक रुपए में से सबसे बड़े हिस्से कहां जा रहे हैं? एक तो राज्यों को टैक्स में उनका हिस्सा देने में और दूसरा पुराने कर्जों पर ब्याज चुकाने में। यहां पर खर्च की तस्वीर और भी साफ हो जाती है। सबसे बड़ा हिस्सा 22% राज्यों को उनके टैक्स के हिस्से के तौर पर दिया जाता है। और इस पर गौर कीजिए, 20% पैसा सिर्फ और सिर्फ पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में चला जाता है। इसके बाद 17% केंद्रीय योजनाओं पर और 11% देश की रक्षा पर खर्च होता है। अच्छा, अगर आपको याद हो तो इनकम वाले चार्ट में एक बहुत बड़ा हिस्सा उधारी का था। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार की आमदनी कम है और खर्च ज्यादा, और इसी अंतर को, इसी गैप को बजट का घाटा कहते हैं। यहां एक बहुत जरूरी शब्द आता है, राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट। देखिए, ये सुनने में भले ही मुश्किल लगे पर इसका मतलब बहुत आसान है। ये वो कुल रकम है जो सरकार को अपने खर्चे पूरे करने के लिए उधार लेनी पड़ती है क्योंकि उसकी कमाई खर्चों से कम है। बस तो 2026-27 के लिए ये घाटा देश की कुल जीडीपी का, यानी देश की पूरी अर्थव्यवस्था की कमाई का 4.3% रहने का अनुमान है। ये नंबर हमें बताता है कि सरकार अपनी अर्थव्यवस्था के साइज के मुकाबले कितना उधार ले रही है। लेकिन सिर्फ एक साल का आंकड़ा पूरी कहानी नहीं बताता। असली कहानी तो ट्रेंड में है। अगर हम पिछले कुछ सालों को देखें तो ये राजकोषीय घाटा लगातार कम हो रहा है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। इसका मतलब है कि सरकार अपनी आमदनी और खर्च के बीच के फासले को धीरे धीरे कम कर रही है। तो इसका निचोड़ ये है कि सरकार अपने खर्च और आमदनी के बीच के गैप को कम करने पर लगातार फोकस कर रही है। इसी को फिस्कल कंसोलिडेशन कहते हैं, यानी अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करना। तो सरकार उधार तो ले रही है, लेकिन सवाल यह है कि वो इस पैसे का कर क्या रही है। और यहीं से बात आती है खर्च की क्वालिटी की, यानी क्या ये पैसा भविष्य के विकास में लगाया जा रहा है। यहां एक और जरूरी शब्द है, प्रभावी पूंजीगत व्यय या इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसे आसान भाषा में समझें तो ये वो पैसा है जो सरकार देश का भविष्य बनाने पर खर्च कर रही है, जैसे नई सड़कें बनाना, नई पोर्ट्स, नई रेलवे लाइनें। ये रोजमर्रा के खर्च नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। और इस साल भविष्य को बनाने वाले इसी काम के लिए सरकार ने 17 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की एक बहुत बड़ी रकम रखी है। इससे पता चलता है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर कितना जोर है।
और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सामने आती है। सिर्फ ये रकम ही नहीं बढ़ रही, बल्कि सरकार के कुल खर्च में से भविष्य के निर्माण पर होने वाले खर्च का जो हिस्सा है, वो भी साल दर साल लगातार बढ़ रहा है। ये सरकार की सोच में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि सरकार अपने पैसे का एक बड़ा और बढ़ता हुआ हिस्सा देश के लिए संपत्ति बनाने पर लगा रही है, न कि सिर्फ रोजमर्रा के कामों को चलाने में। तो संक्षेप में कहें तो इस बजट की कहानी के दो मुख्य पहलू हैं। एक तरफ अपने घाटे को लगातार कम करना और दूसरी तरफ भविष्य के लिए निवेश को बढ़ाना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो आखिर में यही रहता है कि कागज पर लिखे ये बड़े बड़े आंकड़े जमीन पर हमारे शहरों और गांवों में असली विकास और प्रगति में कैसे बदलेंगे। खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।